बड़ी अदालत में बड़ी तब्दीली सामने आई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने ओहदे से रिटायर्ड हो चुके हैं और उनकी जगह जस्टिस काजी फायज ईसा पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। गुज़िश्ता रोज हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपनी अहलिया सरीना ईसा को बराबर में खड़ा करके हल्फ उठाया और मजे की बात यह है कि चीफ जस्टिस से उसी सदर ने हल्फ लिया जिन्होंने उन्हें ओहदे से हटाने के लिए काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भिजवाया था। और खैर हल्फ के पहले दिन चीफ जस्टिस के 4 अहम अहकामात भी सामने आ चुके हैं। सबसे पहला हुक्म सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट की तश्कील है। दूसरा हुक्म केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने से मुतल्लिक है। और तीसरा हुक्म सुप्रीम कोर्ट की तारीख में पहली बार खातून रजिस्ट्रार की तकर्रुरी है, जब उन्होंने हर अदालती फैसला अंग्रेजी के साथ उर्दू में भी जारी करने का हुक्म दिया है और वो 25 अक्टूबर 2024 तक चीफ जस्टिस के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। तो इसी से मुतल्लिक बात करेंगे हमारे साथ गेस्ट जो आज मौजूद है, माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब, इस वक्त सुनो पाकिस्तान का हिस्सा। जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान सर। नए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने उमर अता बंदयाल की जगह इंसाफ का ये जो तराजू है ये थाम लिया है। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में सबसे बड़ी तब्दीली को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। ये ऐसी कोई तब्दीली नहीं होती, सिस्टम चलता रहता है। एक शख्स का इजाफा होता है, कुछ थोड़ी सी कॉस्मेटिक चेंजेस नज़र आती हैं, कॉस्मेटिक, और जो देर पा असरात है वो किसी के बस की बात नहीं है। उसकी वजह यह कि सबसे बड़ा मसला जो है वो जजेस की तकर्री का मसला है कि आपके पास जज जो है वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए। एक वक्त था जब किसी शख्स को जज नॉमिनेट किया जा रहा था तो उसे पता चल गया और उसने चीफ जस्टिस का जाके शुक्रिया अदा किया कि जनाब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मेरा नाम भेजा है। तो चीफ जब वो शुक्रिया अदा करके चला गया तो चीफ जस्टिस साहब ने उसका फौरी तौर पर रजिस्ट्रार से कहा कि इसका नाम जो है वो लिस्ट से खारिज कर दो। तो इस तरह जो लोग इस ओहदे की ख्वाहिश करते थे वो नहीं बन सकते थे। अब हमारी हालत ये हो गई है कि इस ओहदे के लिए सियासी वाबस्तगियाँ और चीफ जस्टिस से ताल्लुकात, सीनियर जजेस से ताल्लुकात, उनके रिश्तेदार, आप अगर चले जाए देखें तो आपको पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो उन्हीं के आइज़ा व अकारब की नजर आएगी। कोई ऐसा शख्स जिसका ताल्लुक किसी सीनियर जज के साथ है वो और वो बहुत करीबी ताल्लुक है तो वो महरूम नहीं रहा इस पोस्ट से। सबसे पहले ये तकर्री का मामला है, उसके बाद फिर केसेस के निपटाने का मामला है और वो केसेस जो है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और उनको निपटाने का तरीका ये भी नहीं है कि वो केसेस जो है आप फौरी तौर पर उनको सुने बगैर, वकला को दोनों साइडों को सुने बगैर उसका फैसला कर दे। ख़ास तौर पर ये जो जेल अपीलें हैं जिसमें लोग बड़े बड़े अरसे से गल सड़ रहे हैं जेलों के अंदर, उनके केसेस सुनने का मामला है। और फिर उसके बाद इलेक्शन से मुतालिक इंतहाई अहम केस आपके सामने है, चीफ जस्टिस साहब के सामने होगा, सारी कोर्ट के सामने होगा। और इसके अलावा 3-4 इंपॉर्टेंट और मामला जिनका ताल्लुक बुनियादी तौर पर सारे कानूनी ढांचे से है वो होंगे। जो केस आज लग रहा है ये बहुत बुनियादी अहमियत का हामिल है, क्योंकि अगर ये एक्ट मंजूर हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट इसकी तौसीक कर देती है, तो इसके बाद पाकिस्तान के अंदर ये जो आर्टिकल 184(3) है वो बिल्कुल यानी उसकी कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। उसकी वजह यह है कि ये आर्टिकल बुनियादी तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि जो बाकी कवानीन हैं और बाकी जो आर्टिकल्स हैं उसमें जहां फंडामेंटल राइट्स की बात आती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो चीज़ें कोई ऐसी मौजूद नहीं थी। और ख़ास तौर पर ऐसे मामला जिनके लिए कोई हल मौजूद नहीं है और आप जो कस्टमरी लॉ आपका है और कस्टमरी जो कोर्ट्स हैं वो उसको उस अंदाज में निपटा नहीं सकते, साल चलते रहते हैं और फौरी नौइयत के मामला। आरिफ चौधरी साहब, अभी आपने ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जानिब तवज्जो दिलाई है, इसी से मुतल्लिक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे सर कि साबिक चीफ जस्टिस के दौर में हमें एक डिवाइडेड अदलिया का माहौल भी नजर आया, तो अभी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने फुल कोर्ट तश्कील दिया है और सियासी जमातें भी चाहती थी तमाम ऑलमोस्ट के फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए इस मामले पे, तो अब आपको लगता है कि जो बड़े चैलेंजेस हैं वो सेटल डाउन होंगे? देखिए, उस वक्त बड़ी अदालत या फुल कोर्ट ना बनाने की बुनियादी वजह यह थी कि इससे केस के लटकने के चांसेस थे, लेकिन उस वक्त ये कोई परसीव नहीं कर सकता था और सोच नहीं सकता था कि इस तरह मामला इतना लंबा हो जाएगा और वो 90 दिन के अंदर 2 असम्बलियों के इंतखाबात तो क्या पूरे का पूरा इलेक्शन जो है वो आइन के मुताबिक नहीं होगा।
तो इस वक्त तो मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा मुस्तहसन कदम है कि फुल कोर्ट इसे सुने और फौरी तौर पर इसका इलाज करे, क्योंकि पाकिस्तान को सबसे इम्पॉर्टेंट मामला जो है, जिसे जो क्राइसिस की दलदल में हम दल चुके हैं, वो इलेक्शन है। इलेक्शन को आप नज़रअंदाज करके बाकी सारे मामला को तरजीह तौर पर हल करें भी, तो उससे आपके वो मसाइल हल नहीं हो सकते, क्योंकि बुनियादी तौर पर लोगों का फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी मर्जी के हुक्मरान चुने। और ये कदम बाहर सूरत मैं समझता हूँ कि इस वक्त ठीक है, अच्छा किया उन्होंने कि फुल कोर्ट और डिवीजन जो है वो ख़त्म होती हुई मुझे इसलिए नज़र नहीं आती कि मिजाज जिस तरह का पाया है हमारे चीफ साहब ने, मुझे लगता नहीं है कि वो इस तरह सबको साथ लेकर चले। जो मेरी अपनी इस वक्त है, हो सकता है खुदा मेहरबानी करे और चीज़ें जो है वो बेटर सेंस प्रिवेल करे और दोनों तरफ से मिल जाए मामला। मुझे तो ये डिवाइड जो है वो जो 7-8 की एक तरफ थी, अब वो 8-7 की दूसरी तरफ नज़र आ रही है, तो उससे यही कोई ज़्यादा फर्क मुझे नज़र नहीं आ रहा। और चीज़ें अगर उसी तरह हो गई, यानी जिस तरह लोग सोच रहे थे, और आप देखें सबसे बड़ी बात जो है, ये कहना किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का कि जनाब वो आएंगे तो हमारे ये मसले हल हो जाएंगे, ये वो बात है कि जो हमारे जो निज़ाम है, आइनी जो तकाजे पूरे होने चाहिए इंसाफ की अदालत में, वो उसकी नफी करता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी एक चीफ जस्टिस से इस तरह की तवक्कुआत लगा के बैठ जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे ये यकीन है और ऐसा होना चाहिए कि ये तासुर भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे काजी साहब। और एक और बात, काजी साहब का मिजाज मैंने जो देखा है अदालत में पेश होकर, वो बहुत कम सुनते हैं, वो ज़्यादा बोलते हैं। अभी मौका है कि उन्हें, चूंकि वो चीफ हैं, चीफ जस्टिस हैं, और सारे जजेस जो है उन्होंने उन्हीं को एक्सेल करना उनके मॉडल को, तो उन्हें ये प्रेसिडेंट और ये मॉडल सेट करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वकला को सुने, बड़ी इज्जत के साथ सुने, और इवन जो महकमे से मुतल्लक लोग महकमों से आते हैं उनको भी पूरा मौका दें और तौहीन किए बगैर उनको सुने और उसके बाद फैसला करें। और अगर इस तरह की सिचुएशन पैदा हो गई तो मैं समझता हूं कि ये कॉन्जीनियलिटी जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे निज़ाम इंसाफ के लिए। जी अच्छा, आरिफ चौधरी साहब, कुदरत का निज़ाम देखिए, जिस सदर ने जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भिजवाया था और उन्हीं सदर ने उनसे चीफ जस्टिस का हल्फ भी लिया, इस पर आप क्या कहेंगे? ये कोई ऐसा कुदरत का ऐसा मामला नहीं है। बुनियादी बात ये आप देखें, ऐसा होता है कि माजी में आपने देखा कि जो चीफ यानी हलफ लेने वाले कौन थे, परवेज मुशर्रफ साहब थे। किससे हलफ ले रहे थे? वो उन लोगों से हलफ ले रहे थे जिनके खिलाफ उन्होंने फैसले किए थे, जिनकी वजह जिन्हें बरतरफ करके वो आए थे, वो पार्टी जो थी वो उनसे हलफ ले रही थी। इसके बाद आपने यानी ये सदर का एक बुनियादी काम है, उसकी आईनी काम है कि जब सदर के पास कोई रेफरेंस जाता है तो वो सब सदर ने, चूंकि वो रेफरेंस बुनियादी तौर पर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जाता है। जी बिल्कुल, आरिफ चौधरी साहब, सही आपने कहा है कि सदर ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की है हल्फ लेकर। ये कहिएगा सर कि एक इंटरेस्टिंग फैक्टर जो आया, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है, इसी से मुतल्लिक कि इसकी जो समात है उसको बराह रास्त नशर करने का हुक्म जारी किया गया है काजी फाइज ईसा की जानिब से। तो इस इकदाम को आप किस तरह से देखते हैं? क्या मजीद हमें गैर रिवायती इकदाम नजर आएंगे सुप्रीम कोर्ट में? मुझे बहुत खुशी हुई है। उसकी वजह यह है कि पहले जो सिलसिला चल रहा था ना कि अंदर से टिकर चलते थे, क्योंकि ये पहले तो इंसाफ का ये तरीकेकार पहले हुआ नहीं करता था। यहाँ तो अदालत के अंदर कभी ये जो था ना कोई मीडिया वाला इस तरह दाखिल नहीं हो सकता था। अब तो ये हमने देखा कि जो प्राइमरीली जो सीटें जज वो सीनियर वकला के लिए मखसूस है, उसमें भी सारे के सारे जो है वो साफ़ी बैठे होते थे और बैठे होते हैं और फौरी अंदर से यानी वो टिकर चला रहे होते थे, और उन जो ऑब्जर्वेशन हो रही थी उसमें भी लोग फौरी तौर पर वो एक आधा जुमला सुना और उसको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर बाहर नशर कर दिया। इससे बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते थे। लेकिन अब चूंकि ये सिलसिला चल ही निकला है, अदालत के अंदर मीडिया पहुँच ही गया है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई मुस्तहसन कदम है। अब अगर लोगों को कार्रवाई नजर आएगी तो उससे जो लोगों का परसेप्शन है वो भी बनेगा, क्योंकि वो जो सिर्फ एक आध जुमले की बुनियाद पर, ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर लोग बिल्कुल राई का पहाड़ कई बना देते थे और कई उससे बहुत ज्यादा तवक्कुआत लगा के बैठ जाते थे। अब कम अज कम वो बराह रास्त सुन रहे होंगे तो पब्लिक ओपिनियन जो है वो उसके हिसाब से चलेगी। उसमें मिसकंसीव होने की बात जो है वो मुझे लगता है कि कम हो जाएगी, और खासतौर पर जो यानी उसके परसेप्शंस है वो बड़े दुरुस्त होंगे, यानी सिर्फ ऑप्टिक्स बड़े सही बनेंगे
और ये बड़े ज़रूरी है, चूंकि अदालतों का जो अब तक मामला रहा है ना, उनकी उन ऑब्जर्वेशंस की वजह से दोनों तरफ से बड़ी खराबी पैदा होती थी। कुछ लोग जो थे वो पहले से ही तनकीद शुरू कर देते थे कि जी अब हमें नजर आ रहा है जी इसमें इंसाफ क्या होना है, वो आप जजेस तो ये कर रहे हैं, और कुछ लोग जो थे वो पहले से ही तवक्को लगा के बैठ जी बस काम हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल अब ओपननेस, फेयरनेस और शफाफियत जो है उसका तकाजा ये है कि इस तरह आए। और आगे फिर मजीद भी ये है कि यानी आर्टिकल 19A जो है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके तहत उन्हें इस हद तक भी जाना चाहिए कि ये जो केसेस हो रहे हैं अपोजिशन के खिलाफ हर दौर में यकीनन आरिफ चौधरी साहब, ये काजी फाइजी साहब का एक ऐसा निगरान है और हम भी यही उम्मीद करते हैं, हम भी ये तवक्को करते हैं कि अब उनका जो दौर है उसमें जो अदालती कार्रवाइयाँ हैं मजीद ट्रांसपेरेंट तरीके से होंगी और यकीनन इंसाफ का बोलबाला होगा। बहुत शुक्रिया। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।